न्यूज़ इनसाइट के साथ मैं हूं आमिर ज़िया। सानेहा नया है लेकिन कहानी बहुत पुरानी। पाकिस्तान में जब जब कोई ताकतवर, बासर और दौलतमंद फर्द कानून तोड़ता है, किसी जुर्म का मुर्तकिब होता है, किसी पे जुल्म करता है, तो मुल्क का निज़ाम इसकी मदद और सहूलतकारी के लिए हाथ बांध कर खड़ा हो जाता है। ये निज़ाम इस बात को यकीनी बनाता है कि मुल्ज़िम पाकिस्तानी कानून का कमज़ोर सा जाल तोड़कर निकल जाए। ये कहानी मुख्तलिफ चेहरों के साथ इस मुमलिकत खुदादाद में बार बार दोहराई जाती रही है। ताज़ा तरीन सानेहा कराची के इलाके कारसाज में रूनुमा हुआ। तारीख अगस्त 19, दिन पीर का। जुर्म, नताशा दानिश इकबाल नामी खातून ने अपनी बड़ी सी गाड़ी तले मोटरसाइकिल सवार बाप और बेटी को रौंद कर हलाक कर दिया। बाप बेटी को कुचलने के बाद नताशा दानिश साहिबा ने अपनी गाड़ी रोकी नहीं बल्कि फरार होने की कोशिश की और नतीजतन 4 दीगर अफराद को जख्मी किया और एक गाड़ी को तकरीबन तबाह कर दिया। खुदा भला करे राहगीरों का कि उन्होंने मुल्जिमा को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन चूंकि वो खातून ताकतवर और बासर ख़ानदान की फ़र्द थी तो थाना और पुलिस उन्हें ज़्यादा देर ना रोक सके। ये निज़ाम उन्हें कराची के जिना अस्पताल ले गया, जहाँ बड़े जइया डॉक्टरों ने मुल्जिमा को नफ्सियाती मरीज़ा करार दिया और कहा कि जी उनकी ज़हनी हालत ठीक नहीं। जिना अस्पताल के नफ्सियाती शोबे के डॉक्टर चुन्नी लाल साहब ने मुल्जिमा को पुलिस के हवाले करने से इनकार कर दिया, लेकिन जब समाजी मीडिया पे शोर मचा तो आज उन्होंने मुल्जिमा की ज़हनी हालत को सेहतमंद डिक्लेयर कर दिया। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि जिना अस्पताल या इस जैसा कोई दूसरा अस्पताल अक्सर बासर मुल्जिमों को ये कहते हैं ना जाहे पनाह फराहम करता है। मुल्जिमान को जेल की जगह अस्पताल मुंतकिल करके उनके कमरों को सब जेल करार दे दिया जाता है और जहाँ मिलने जुलने पर कोई रोक टोक नहीं होती और फ़ोन से लेकर हर दूसरी सहूलत इन बासर मुल्जिमों को बिल्कुल उनकी दस्तरस में होती है। एक रात अस्पताल में गुजारने के बाद आज नताशा दानिश साहिबा को जब सिटी कोर्ट कराची में पेश किया गया और अदालत ने पुलिस की जो 14 दिन की रिमांड की दरख्वास्त थी उसको रद्द करते हुए उन्हें फ़ौरन जेल भेज दिया। अगर बासर अफराद के इस नौयत के दीगर मुकदमात का जायज़ा लिया जाए तो पता चलता है कि जेल में ऐसे मुल्जिमान को इनके मर्तबे के मुताबिक सहूलतें फराहम की जाती हैं। कयास यही है कि नताशा अब जल्द अस्पताल मुंतकिल हो जाएंगी और फिर ज़मानत पर रिहा। माजी की मिसालें अगर सामने रखें तो निज़ाम इस किस्म के हादसों में मुजरिम का साथ देता नजर आता है। दैयत व क़सास के नाम पर पुलिस मुतासरा ख़ानदान को मजबूर करती है कि वो पैसे लेकर मुल्जिमों को माफ़ कर दें। ऐसा हादसों के मुकदमात में भी होता है और कत्ल के मुकदमात में भी। याद कीजिए कि कैसे जून 2017 में रुकने बलूचिस्तान असम्बली मजीद खान अचकज़ई साहब ने ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हाजी अतुल्ला को अपनी गाड़ी से कुचलकर हलाक कर दिया था। इस मामले पर कुछ दिन शोर मचा और फिर सितंबर 2020 में मजीद खान अचकज़ई साहब उस मुकदमे में बरी हो गए और जाहिर है कि मुल्जिम ने मकतूल के ख़ानदान से लेन देन करके बरियत हासिल की थी। चारुख जतोई एक नौजवान शाहजेब खान को कत्ल कर देता है। लाहौर के कैवलरी ग्राउंड में मुस्तफा कांजू फायरिंग करके 16 साला जैन की जान ले लेते हैं। नाजिम जोकियो अगवा होता है और फिर उसकी तशद्दुद लाश मिलती है। मगर इन तमाम दास्तानों में कातलों का रसूख वो मकतूलों के लहू की सुर्खी पर गालिब आ गया। क्या नताशा दानिश के मुकदमे में भी ऐसा ही होगा? जिस तरह से निज़ाम मुल्जिमा की मदद के लिए बज़ाहिर खड़ा है, उससे अंदाज़ा यही होता है कि मामला रफा दफा करने की भरपूर कोशिशें जारी हैं। एक ज़माने में डॉक्टर और ये निज़ाम नवाज शरीफ साहब की प्लेटलेट्स को कम करार दे रहा था और वो लंदन चले गए। उसके बाद खुदा का शुक्र है कि बिल्कुल अब माशाल्लाह वो सेहतमंद हैं। मुल्जिमा नताशा दानिश का ड्राइविंग लाइसेंस वो भी बकौल उनके वकील के बरतानिया का है। बासर अफराद के लिए निज़ाम कैसे काम करता है इसका अंदाज़ा इस बात से आप कीजिए कि बड़े बड़े अखबारात मुल्जिमा का नाम और शनाख्त ज़ाहिर करने से गुरेज़ा हैं। क्यों, ज़रा सोचिए। इसी तरह बहुत से चैनल्स मुल्जिमा की तस्वीर नहीं दिखा रहे, शनाख्त को ज़ाहिर नहीं कर रहे। सिर्फ समाजी मीडिया पर इस पर भरपूर अंदाज में बात हो रही है, लेकिन बेचारा समाजी मीडिया तो पहले से ही पाबंदियों का मारा हुआ है। ये सवाल भी है कि अगर वाकई नताशा नफ्सियाती मरीज़ा हैं तो घर वालों ने उन्हें कैसे शहर में गाड़ी दौड़ाने की इजाज़त दी? क्या उनके ख़ानदान वालों पर मुकदमा नहीं बनता? क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं? ज़राए का कहना है कि जी मुल्जिमा हादसे वाले दिन इत्तफाक़िया गाड़ी नहीं चला रही थी। गाड़ी लेकर निकलना तो उनका बड़ा रोज़ का मामूल था, लेकिन क्या पुलिस ये बात साबित कर पाएगी? लेकिन हादसे में 60 साला बाप इमरान आरिफ और उसकी 22 साला बेटी आमना का जुर्म क्या था? इनसे किसको हमदर्दी है? इनके साथ कौन इंसाफ करेगा? अवाम को कानून क्यों हमेशा ताकतवर के साथ खड़ा नजर आता है? बकौल फैज़, न मुद्दई न शहादत हिसाब पाक हुआ, ये खून खाक नशीना था, रिस्क खाक हुआ। जहाँ बहक होने वाली आमना घर में सबसे छोटी थी, जिन्हें बाप ने बड़ी मेहनत करके तालीम के जेवर से आरास्ता किया था। मुल्जिमा नताशा साहिबा एक मारूफ सनतकार दानिश इकबाल साहब की बेगम है। क्या इस मुकदमे में इंसाफ हो सकेगा?
क्या मुल्जिमा को सज़ा मिलेगी या फिर वही माजी की कहानी दोहराई जाएगी? सानेहा यकीनन नया है लेकिन कहानी वही पुरानी। तो जनाब, इस अहम मौजू पे गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा नवीद साहब। किसी तारुफ के मुताज नहीं है, मारूफ कानूनदा हैं, साबिक हाई कोर्ट के वकील हैं और क्रिमिनल लॉ में इनका बहुत बड़ा नाम है। ख्वाजा साहब, हम सानेहा जो कारसाज का वो उस पर बात कर रहे हैं कि अगर कोई ड्राइवर किसी को हलाक कर दे तो क्या मतलब है कि जो क्रिमिनल लॉयर है उस चीज़ को कैसे हम देख रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं जो उनका लॉयर है कि जी बहुत कोई आसान सा मुकदमा है और उनको बेल करा के बहुत बआसानी घर ले जाएंगे। उसके साथ साथ हमें ये भी पता है कि जो कसास और दियत का वो है सिस्टम, उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर डाला जाता है लवाकीन पे, जो लोग मुतासरीन होते हैं उन पर कि जनाब आप थोड़े से पैसे लें और मामले को रफा दफा कर दें। जनाब, आपने बिल्कुल सुना होगा कारसाज के सानेहे के मुताल्लिक, और अगर आप वकील होते उनके तो आप क्या करते उनको बचाने के लिए? यानी कि जो अभी कहानी बताई जा रही है कि जी उनका जो है नफ्सियाती मरीज़ा हैं और जहनी तवाज़ुन सही नहीं है, ये आप लाइन लेते या क्या किया जाता? जी नहीं नहीं, ये तो वही ली थी ना, वो जो कौन था इस्लामाबाद में जो था, क्या नाम था, जाफर जी। तो ये जाफर वाली घिसी पिटी कहानी है। तो खामखा एक्शन रिप्ले किया है। बहरहाल मैं नहीं कुछ बोलना चाहता कि उनका डिफेंस खराब ना हो। they are at liberty to take any defense. Yes sir, actually basically it's an accident case. एक्सीडेंट होता है, उसे उर्दू में हादसा कहते हैं। अच्छा। तो वो कहते हैं कोर्ट शेर है ना कि कुछ तो सबब हादसा होता है, हादसा यूं रुनुमा नहीं होता। ठीक है, लेकिन हादसा जो तो है लापरवाही से भी तो होता है, जानबूझ के। वो ना, वो बैकग्राउंड यही बता रहा हूँ कि बात कोई टेंशन में होता है बंदा, या जिस तरह बता रहे हैं कि वो 7 कंपनियों की डायरेक्टर थी तो बहुत प्रेशर इतना होगा उनके ऊपर, जब वो गाड़ी चला रही थी पता नहीं इंसान का दिमाग कहाँ चला जाता है। मैं भी कई दफा, मैं तो इसीलिए ड्राइवर रखा हुआ है कि गाड़ी चलाते चलाते केसों का सोचने लग जाता हूँ, तो इंसान का दिमाग इधर उधर हो जाता है। अच्छा। तो क्वाइट पॉसिबल, इसीलिए सब में पहले पाकिस्तान पीनल कोड होता था, उसमें था ये सेक्शन 304A, 302 के फौरन बाद आता था 303 और फिर 304। 304 जो था ये रोड एक्सीडेंट का था और इसको बाय स्टैच्यू बेलेबल किया था, क्योंकि किसी से भी हो सकता है, बड़े बड़े लोगों से भी होता है, रिक्शा ड्राइवर से भी होता है, और हादसा है, और कोई भी दद्दा जिंदगी में इंटेंशनल हादसा करना नहीं चाहता। हादसा है और वो हो जाता है, और हो जाता है तो फिर अल्लाह ताला उसके। अच्छा, हमारे यहाँ जो लोगों को शिकायत है, आम लोगों को आम पाकिस्तानियों को, वो कहते हैं चाहे हादसा हो चाहे कत्ल कर दिया हो, जब बासर अफराद करते हैं तो उनके साथ कानून जो है बहुत ज्यादा नरमी का सलूक करता है, उनको फैसिलिटेट करता है, निजाम उनको बचाने के लिए आ जाता है। कसास और दियत के मतलब है लॉ को अब्यूज किया जाता है। जी, पाकिस्तान पीनल कोड की दफा 304 होती थी और उसमें ये रोड एक्सीडेंट था। फिर ये कसास एंड दियत ऑर्डिनेंस जब आया, ये सेक्शन 320 है और ये भी उसका पीपीसी में ही है। वो कसास एंड दियत ऑर्डिनेंस फिर पीपीसी में मर्ज हो गया था, तो शेड्यूल में इसको भी बेलेबल रखा गया है। सर देखिए, ये तो आप जो सेक्शन की बात करें वो तो वकील समझ सकते हैं ना, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा, आम आदमी की समझ में नहीं आ रहा। आपने कहा हादसा होता है भाई, लेकिन लापरवाही भी तो होती है उसके अंदर, और उसकी भी तो कोई सजा होगी ना। जब भी तो कहते हैं कि ड्राइवर जो है मतलब जिम्मेदारी से चलाए। लापरवाही, अब अगर कोई नशे में ड्राइव कर रहा हो, कुछ और उसके साथ मतलब है कोई और मसला हो, तो मतलब है ये तो नहीं हो सकता कि ये हादसा है और उसके बाद उसको आप 7 खून माफ कर देंगे। क्या यही होता है हमारे यहाँ? कानून ये कहते हैं कि 7 खून माफ हैं, तो फिर हर आदमी दूसरे को रोकता फिरेगा। माफ नहीं होगा सर, बाय स्टैच्यू जो है इट इज बेलेबल ऑफेंस। अच्छा, 3 तरह के ऑफेंसेस होते हैं सर, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, फिर बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। बेलेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिसमें मुल्ज़म को एज ए मैटर ऑफ राइट बाय स्टैच्यू बेल मिलती है। अच्छा, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस वो होते हैं कि एक्यूज को कोर्ट में बेल एप्लीकेशन दाखिल करनी पड़ती है और उसमें दे हैव टू मेक आउट द ग्राउंड्स फॉर बेल। उसमें भी औरत को और नाबालग बच्चे को रियायत है, सेक्शन 497 सब सेक्शन 1 में उनको बेल ग्रांट हो जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बाज लोग जो मैन स्लॉटर कह रहे हैं कि एक मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को कुचला
गाड़ी रोकी नहीं, ती रही, और फिर वो मुलजिमा ने फरार होने की कोशिश की, उसमें उन्होंने 4 लोगों को मजीद जख्मी किया, एक और गाड़ी को टक्कर मारी। तो ये तो मतलब है कोई आम सा तो हादसा नहीं है कि जी गलती हो गई, एकदम कोई आदमी कूद के गाड़ी के सामने आ गया, पलक झपक गई, ऐसा तो नहीं हुआ है। हाँ, ऐसा भी हो जाता है, बिल्कुल ऐसा हो जाता है सर, कई दफा हमारे साथ हुआ है, बच गया, एकदम अचानक रिक्शे वाले ने मोड़ दिया। जी जी, होता है। नहीं, मगर ये तो ऐसा नहीं हुआ ना, यहाँ तो मतलब है कि सामने गाड़ी मोटरसाइकिल जा रही है और पीछे से आपने उसको मारा और रुके नहीं आप, वरना अगर मारते तो एकदम ब्रेक लगता है। ये तो मतलब है। तो सर ये सारी जो ग्राउंड्स है ना, ये जो है क्वांटम ऑफ पनिशमेंट को डिसाइड करने के लिए कि रैश एंड नेग्लिजेंस ड्राइविंग थी, और उसमें उनका क्या था कंडक्ट ड्राइवर का आफ्टर द इंसिडेंट। रैश ड्राइविंग पे भी बेलेबल वो है, मतलब ऑफेंस है कि डेलिब्रेट रैश ड्राइविंग हो, भाग रहा हूँ वहां पे जाए हादसा से। तो बहुत केसेस में सर सिर्फ इस ग्राउंड के ऊपर मुलजम को लेसर पनिशमेंट मिली और कोर्ट ने बहुत लीनियंसी शो की तो कि एक्सीडेंट के बाद बंदे ने अपनी गाड़ी में डाला उस आदमी को, इंजर्ड को, और लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। आगे वो बंदा एक्सपायर हो गया, लेकिन उसका कंडक्ट नोट हो गया कि ही डिड नॉट रन अवे, बल्कि बचाने की कोशिश की। बचाया और लेके वहां हॉस्पिटल खुद पहुंचा, और वहां हॉस्पिटल में उसको कस्टडी में लिया गया, और उसके बाद अच्छा, लेकिन बजाय ये लगता है कि भाई मतलब है कि ऐसा जो आपने मुझे जिस तरह से मंजर कशी की है कि अगर कोई हादसा कर दे तो फिर मतलब है बच जाएगा, जो लोग जान से गए वो जान से गए, हमारा निजाम जो उसको पनिश नहीं कर सकता। और लोग जो तनकीद करते हैं, आखिरी मेरा सवाल है क्योंकि हमें अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ना है, ये मुझे बताइए कि लोग ये भी तनकीद करते हैं कि जो कसास और दय्यत का जो वो है सिस्टम है, उसमें भी बहुत ज़्यादा जो मुल्जिम है या मुजरिम है उनको फ़ायदा होता है, और ताकतवर अफराद जो हैं वो दबाव डालकर, हत्ता कि पुलिस को इस्तेमाल करके मजबूर करते हैं लवाकिन को कि पैसे ले लें, कम पैसे लें, ज़्यादा पैसे लें, लेकिन मामले को ख़त्म कर दें ताकि लोग आज़ादाना घूमते रहें। जी बस अब ये इस्लाम का कानून है सब, इसको तो हम चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कसास और दियत, मैं बाहर मुल्क में जाता हूँ, लेक्चर करता हूँ, तो मुझसे बहुत पूछते हैं कि आप ये कत्ल के पैसे कैसे ले लेते हैं। मैंने कहा भाई ये हमारा मजहब है, हम इस पे बहस नहीं कर सकते, एंड आई हैव नो रिप्लाई। लेकिन कई जगह पे स्टेट आ सकती है ना बीच में कि भाई हम इस ऑफेंस को माफ नहीं करेंगे। बिल्कुल, इसमें भी एक सेक्शन है आगे 310, उसमें स्टेट आ जाती है, वो कंप्रोमाइज नहीं करने देते। अगर ब्रूटल मर्डर हो, मार पे रोड पे घसीटा हो, और फिर घर वाले आ जाए मजबूरन कंप्रोमाइज करने, कोर्ट हैज पावर टू रिजेक्ट दैट कंप्रोमाइज। बहुत बहुत शुक्रिया। सेक्शन 310 है जी, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा नवीद साहब, आपने कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे बात करते हैं मौलाना फजल रहमान साहब की कि उन्होंने जो तहरीक चलाने का जो है ऐलान किया है उसमें वो कितने संजीदा हैं। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुश आमदेद। 20 अगस्त को मौलाना फजल रहमान साहब ने डेरा इस्माइल खान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी जमीयत उलमा इस्लाम किसी सियासी इत्तेहाद के बगैर अपनी तहरीक खुद चलाएगी, क्योंकि बकौल उनके माजी करीब में सियासी इत्तेहादों के तजर्बे अच्छे नहीं रहे हैं। इनका कहना था कि वो मज़ीद न किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं और न खुद शर्मिंदा होना चाहते हैं। यानी कि मौलाना ने ऐलान किया कि वो अपोजिशन का किरदार पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी डट कर अदा करेंगे। जनाब हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं मोहतरम हाफिज़ हम्दुल्ला साहब, जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया हम्दुल्ला साहब, आप अपना कीमती वक्त दे रहे हैं हमें। ये गुज़िश्ता रोज़ हम देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने इस बात का ऐलान किया कि 2 बातें उन्होंने बड़ी अहम की। एक तो ये कि जी हम एक तहरीक चलाएंगे और वो हम तनहा तहरीक चलाएंगे, हम इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे। क्या वजह इसकी? ये जो हिकमत अमली है तनहा सोलो फ्लाइट की, उन्होंने कुछ का तस्करा भी किया कि हमने इत्तेहादों में बहुत दुख उठाए हैं, तो हम मज़ीद लोगों को शर्मिंदा नहीं करना चाहते और शर्मिंदा होना भी नहीं चाहते। जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अमीर भाई। देखिए अमीर भाई, बात यह है, ये जमीयत उलमा इस्लाम की जो तहरीक है और मौलाना साहब ने जो ऐलान किया है, ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप थोड़ा माजी करीब में जाइए, जब 2018 में इलेक्शन हुआ, 25 जुलाई 2018 को, उसके बाद भी तकरीबन 2.5 साल मुसलसल जमीयत उलमा इस्लाम तन्हा तहरीक चलाती रही, मिलियन ने की है। यहाँ तक 2019 का जो आज़ादी मार्च है वो जमीयत उलमा इस्लाम ने तन्हा
सोलो फ्लाइट करते हुए उन्होंने वो मार्च कराया है। लिहाजा आज भी जमीयत उलमा इस्लाम के दरवाजे सियासी पार्टियों के लिए खुले हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले जो हमारे साथ राबिते किए, PTI ने राबिते किए, बात हुई, अभी भी राबिते हो रही हैं उनके साथ। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम इंतज़ार नहीं कर सकती किसी और पार्टी की, कि किसी और पार्टी की इंतज़ार करते 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 फिर हम तहरीक चलाएंगे। नहीं, जमीयत उलमा इस्लाम इससे पहले भी 8 फरवरी के फ़ौरन बाद उन्होंने मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में, चारों सूबों में जलसे किए बड़े बड़े। आज भी 7 सितंबर को जमीयत उलमा इस्लाम का एक अजीम इज्तिमा है मीनार पाकिस्तान में। फिर 14 अक्टूबर को सिंध में एक अजीम इज्तिमा होगा। अभी रिसेंटली चंद दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा में, अभी 2 दिन पहले अवामी असम्बली लगी बनू में, लकी मरवत में। तो जमीयत उलमा इस्लाम तो तहरीक चला रही है, वो तो मैदान में है। तो लिहाजा मौलाना साहब ने ये ऐलान किया कि हम तन्हा तहरीक चलाएंगे, किसी का इंतज़ार नहीं करेंगे। हाँ, माजी में हम इत्तेहाद के हिस्सा रहे, लेकिन उस इत्तेहाद की वजह से हमें नुकसान हुआ, फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन हमने के लिए, इस कौम के मफाद के लिए, आइन की बहाली के लिए नुकसान उठाया। लेकिन जो खातिर ख्वाह नतायज हम देख रहे थे वो नतायज हमें नहीं मिले। ये बताइए कि तहरीक का हदफ क्या होगा? तहरीक का हदफ बुनियादी तौर पर यह है, एक तो हम सिस्टम के खिलाफ है कि जिस सिस्टम में होते हुए आप तहरीक, आप इंतखाबात करते हैं, ये सिस्टम हमें कबूल नहीं है। क्यों? इसलिए कबूल नहीं है कि इलेक्शन कमीशन का कोई रोल ही नहीं होता, निगरान हुकूमत का कोई किरदार नज़र नहीं आ रहा, और इसी तरह इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत से ज़्यादा रोल स्टेब्लिशमेंट का होता है। लिहाजा हम स्टेब्लिशमेंट की सियासत में, इलेक्शन में मुदाखलत कतई कबूल नहीं करते। मैं नहीं, आइन ने कदगन लगाया है। तो जब आइन ने कदगन लगाया है, आइन का तकाजा यह है कि साफ और शफाफ इंतखाबात हो, और वो उस वक्त मुमकिन है जब आप आइन के रूह से वो तमाम कुव्वतें रिवर्स में जाए, वो पस जाए अपने अपने पोजीशन पे, और आवाम को फैसला करने दें। लेकिन यहाँ आप सुन रहे हैं 45 वाले बाहर बैठे और 47 वाले अंदर बैठे। अच्छा, 47 फार्म हाथ में लेते हुए जो अंदर बैठे हैं वो कहते हैं कि बाबा हमें शर्म आता है, हम असेंबली में बैठे हैं, अभी हम क्या करें? ये सिस्टम के हम खिलाफ है। निज़ाम की, आप निज़ाम तो खैर जाहिर है कि उसको तब्दील करने के लिए तो उससे पहले बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी। क्या मुतालबे में ये कि जी हुकूमत को बर्खास्त किया जाए, कहीं से मुतालबा आ रहा है कि कौमी हुकूमत बननी चाहिए, कोई कह रहा है कि जी असम्बलियाँ डिज़ोल्व हों, नए इलेक्शन होने चाहिए, यानी कि इस मंजिल तक जो है वो बढ़ेंगे कैसे? उसका क्या आपका तरीक़ाकार होगा? देखिए, हम तहरीक चलाएंगे, हम आवाम को शऊर देंगे। आवाम इंशाल्लाह बाशऊर हो चुके हैं। आवाम की शऊर और आगाही का आलम यह है कि वो मौजूदा हुकूमत पर ट्रस्ट नहीं कर रहा, कौम को एतमाद नहीं है मौजूदा हुकूमत पर, गवर्नमेंट पर भी एतमाद नहीं है। तो जब नहीं है और ये हुकूमत इतना कमज़ोर है मेरे ख्याल में कि इसको खुद पता नहीं है कि हुकूमत कौन चला रहा है। अरे मुझे ये समझा, हम ये चाहते हैं कि वो आपका शऊर फैलाना बड़ा अच्छा, एक मुस्बत आपका ख्याल है, लेकिन क्या आप जल्द इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं, हुकूमत को डिसॉल्व करने की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट को? जी, मैं यही बात अर्ज करना चाहता था। मैं कहता हूँ अगर आप चाहते हैं सियासी इस्तेहकाम, हमेशा हम ये बात करते हैं सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी इस्तेहकाम है, सियासी इस्तेहकाम नहीं है मुल्क में तो फिर माशी इस्तेहकाम कहाँ से आएगी? और सिक्योरिटी अदम इस्तेहकाम तो एक अलग मौजू है। लिहाजा सियासी इस्तेहकाम का इन्हिसार है साफ और शफाफ इलेक्शन पर। जब आपका इलेक्शन ड्रामा है, आपका इलेक्शन नहीं ऑक्शन है, नीलामगर है, पूरा मुल्क को आपने नीलामगर बनाया था, पैसों के बल पे लोग असेंबली में पहुंचे, ताकत के बलबूते पे लोग असेंबली में पहुंचे। लिहाजा इससे न सियासी इस्तेहकाम आ सकेगा न माशी इस्तेहकाम आएगा। एक ही रास्ता है कि इस मुल्क में फौरन जल्द अज जल्द साफ और शफाफ इलेक्शन, और उसके लिए इलेक्शन कमीशन पे लोगों को इतराज़ है जो उसकी कंपोजिशन है। आप समझते कि उससे पहले कोई नया इलेक्शन कमीशन बनना चाहिए, कोई कौमी हुकूमत है उसमें? जी, मुझे एक मैं जुमला कह लूँ क्योंकि जी 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 फरमाइए। मैं कौमी हुकूमत के हक में हम नहीं है, कतन हम कौमी हुकूमत के हक में नहीं है। अच्छा, आइन क्या कहता है? आइन के रूह से इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन में एस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए। अदब के साथ, कोई नाराज ना हो,
उसमें उसका कोई दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। यहाँ इस बार तो 8 फरवरी को अमीर भाई 8 फरवरी को ऐसी बेशर्मी के साथ, बरहानगी के साथ, बेहयाई के साथ इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के नाम पर एक्शन हुआ। इसको हम कैसे एक्सेप्ट करें ना? आप बार बार नहीं करते हैं। अच्छा, लोग इलेक्शन कमीशन पे तनकीद करें, लेकिन आप एस्टेब्लिशमेंट का बार बार नाम ले रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट तुम्हारी गैर सियासी हो चुकी, उनका तो कहना है कि हमारा सियासत में कोई लेना देना नहीं है। हमदुल्ला साहब जनाब, देखिए मेरे ख्याल में ये आप सब अमीर ज़िया, आप इतने मेरे ख्याल में नावाकिफ़ भी नहीं है और पाकिस्तान की सियासत से नाबलद भी नहीं है। और हमसे मेरे मुंह से ये बात आप चाहते हैं कि आप सुनिए और कौम सुनिए कि इस्टेब्लिशमेंट गैर सियासी हो चुकी है। कत्तन गैर सियासी नहीं है। आज भी मुल्क में मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं है। आज भी मुल्क में मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं है। आज बलूचिस्तान में जो हुकूमत है, जो हुकूमत में लोग बैठे हैं, उनकी हुकूमत नहीं है। वो ज़रा खुद तन्हाई में बैठ के कहते हैं कि हम एक क्लर्क ट्रांसफ़र करने का इख्तियार नहीं रखते। तो आप बताइए, अच्छा ये बताइए कि कहाँ है हुकूमत? अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ज़माने में मौलाना की ज़ाती ताल्लुकात बड़े अच्छे हुआ करते थे, शरीफ ख़ानदान से, नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, जरदारी साहब से बड़ी कुर्बत हुआ करती थी। क्यों? नाराज़गी की वजह क्या? क्योंकि लोग तो समझते थे कि साथ साथ चलेंगे, कदम कदम मिलाकर चलेंगे। क्या एकदम ये जो दूरियां हुई? क्या आपको नून लीग ने बहुत मायूस किया, शरीफ ख़ानदान ने मायूस किया मौलाना को, जरदारी साहब ने मायूस किया? जनाब देखिए अमीर भाई, बात यह है, हमें ज़ाती तौर पर न जरदारी साहब से कोई लड़ाई है, न पीपल्स पार्टी से कोई लड़ाई है, न हमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब या मियाँ नवाज शरीफ साहब, दोनों मौलाना के लिए मोहतरम है, कोई लड़ाई नहीं है। न PMLN के साथ लड़ाई सिर्फ उसूलों की है। हम कहते हैं कि जब PDM बनी, हमारा 1 पॉइंट एजेंडा यह था कि एस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत ना करे, साफ और शफाफ इलेक्शन हो। लेकिन 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ उसमें मेरा मौक़िफ़ और एजेंडा और मेरा विज़न और बयानिया वही है जो 18 के इलेक्शन के नतीजे में मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी की थी। आज भी मेरा बयानिया वही है। लेकिन आज 8 फरवरी की इलेक्शन धांधली के बावजूद मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी नताइज कबूल किए, नवाज शरीफ साहब ने भी कबूल किए, पीपल्स पार्टी ने भी कबूल किए। मैं वहाँ खड़ा हूँ। हालांकि ये जो 8 फरवरी का इलेक्शन है, ये 25 जुलाई 18 से 10 गुना ज़्यादा धांधली ज़दा है। बात उसूलों की है। इन उसूलों पर हम खड़े हैं। इसमें अगर इख्तिलाफ आती है तो वो इख्तिलाफ उसूली तौर पर है। अच्छा, ये वो हुसूली इख्तिदार के लिए वो गए इख्तिदार में जब कल 2018 में इख्तिदार इमरान खान के पास था। उस वक्त आपने कहा कि धांधली है। आज जब आप के पास इख्तिदार आया, धांधली के नतीजे में आप आए, आज आप कहते हैं कि धांधली नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना साहब उस वक्त भी कहा करता था कि धांधली, आज भी कहते हैं कि धांधली। उसी पोजीशन पे खड़ा है। अच्छा, मुझे हमारे सेगमेंट का वक्त खत्म हो रहा है। मेरा आखिरी सवाल, बहुत सारे तज्ज़ियाकारों की राय है और जो बहुत सारे दर्दमंद सियासतदान हैं वो कहते हैं पाकिस्तान किसी एहतजाजी सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। यहाँ पर जो कुछ मसले हल करने हैं बातचीत के ज़रिए होने चाहिए, सड़कों पे नहीं होने चाहिए, क्योंकि पहली दहशतगर्दी का फ्रीत है, बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन है हमारे मुल्क में। जनाब देखिए आमिर भाई, आप अजीब बात करते हैं। हम भी बात करने के लिए तैयार है, बैठेंगे, किस चीज़ पर बात करेंगे? आप कहते हैं कि मुल्क की हालात ठीक नहीं है, मुल्क की मईशत ठीक नहीं है, मुल्क में इस्तेहकाम नहीं है, सिक्योरिटी इस्तेहकाम नहीं है, सिक्योरिटी बहरान है, माशी बहरान है, सियासी बहरान है, इंतज़ामी बहरान है, पता नहीं क्या क्या बहरान है। पाकिस्तान बहरानिस्तान बन चुका है। ये क्यों बना है? ये क्यों बना है? इसकी बुनियादी वजह साफ और शफाफ इलेक्शन का ना होना। वो गंद वहाँ अभी तक पड़ी है और जब तक इंतखाबात, हुकूमत और आपके पूरी सिस्टम गंदगी पर खड़ी है। अच्छा भाई, बहुत शुक्रिया हमदुल्ला साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बड़ी आपने अहम बातें की। और वो जो आपने फरमाया कि मैं अजीब व गरीब बात कर रहा हूँ, भाई हमारा काम तो सवाल करना है और सवाल हम करते रहेंगे भर के। बहुत शुक्रिया आपका, आपको आइंदा भी रहमत देंगे। नाज़रीन, यहाँ पे वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो कुछ बात करेंगे PTI के जलसे की। सुनते हैं कि जनाब उसको फिर इजाज़त नहीं मिली। प्रोग्राम में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुश आमदेद।
सूरत हाल जो है सियासी काफ़ी धमाका खेज़ हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया था कि जी अगस्त 22 को हम एक जलसा करेंगे इस्लामाबाद में। इंतज़ामिया ने यकीन दहानी कराई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जनाब हम इस जलसे की इजाज़त देंगे, लेकिन आज की ताज़ा तरीन खबर ये कि वो इजाज़त जो है नहीं मिली। और अब जो है पंजाब पुलिस भी मुतहर्रिक है और इस्लामाबाद पुलिस भी मुतहर्रिक है। इतलात के मुताबिक सिर्फ लाहौर में गुज़श्ता दिन जो है एक कहते हैं ना कि 50 से ज़्यादा जो है छापे मारे गए और दर्जनों पीटीआई के कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। यही सूरत हाल सुनने में आ रही है, कुछ इस्लामाबाद में भी है। जानते हैं कि सूरत हाल है क्या? हमारे साथ पाकिस्तान के बड़े ही मारूफ सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और आज न्यूज़ के एंकर पर्सन जनाब शौकत पराचा साहब मौजूद हैं। शौकत साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शरीक होने का। हमें ये बताइए कि जलसा जुलूस करना तो बड़ा एक ज़माने में आसान सा काम हुआ करता था, क्या वजह है कि इंतज़ामिया यकीन दहानी कराती है कि जी हम इजाज़त देंगे और फिर कहते हैं ना उसको मनसूख कर देते हैं? और क्या अब आपको लग रहा है कि जो मैं सुन रहा हूँ कि जो है कि केपी के अंदर जो है लोग तैयारी करें कि हम तो जुलूस निकालेंगे, वहाँ के वज़ीर आला ने कह दिया कि स्वाबी में लोग जमाओ मैं खुद लीड करूँगा, तो क्या तसादुम का ख़तरा लग रहा है आपको? जी बहुत शुक्रिया जी। आपके शो में आज टेलीविजन की स्क्रीन पर मैं पहली बार आपसे बात कर रहा हूँ। इट्स एन ऑनर फॉर मी। सेम हियर शौकत साहब जी। बात ये है कि अगर आज इंतजामिया की तरफ से जो मीटिंग हुई, बड़ी इसको डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी कहा जाता है, उसकी मीटिंग थी और आईजी इस्लामाबाद ने ब्रीफिंग दी बाकायदा। अगर ये मीटिंग ना भी होती तो मैं कल से सोच रहा था फ्रॉम द यस्टरडे कि आने वाले कल को टुमारो जलसा नहीं हो सकता और होना भी नहीं था, क्योंकि पहले मैं एक्सरसाइज देख चुका हूँ कि जलसा करना था इसी जगह पे तरनौल पे जलसा करना था, लेकिन फिर 11 बजे सुबह पीटीआई की लीडरशिप ने कहा कि हम जलसा नहीं कर रहे हैं। आमिर ज़िया साहब, ट्रंप कार्ड जब नहीं रहा, हुक्म का यक्का जब गिरफ्तार है, तो फिर एक्टिविटी कैसे होगी, मुझे ये बताएं। अजय बड़े आपने दिलचस्प नुक्ता उठाया कि भाई ट्रंप कार्ड नहीं, उनके जो मेन क्राउड पुलर है वो जेल में है, इमरान खान इनका नाम है। तो फिर क्या वजह है कि हुकूमत और इंतजामिया जो है भाई करने दें, एक्सपोज हो जाएगी पीटीआई के लोग जमा नहीं हुए? क्या वजह है कि वो जो है उनको इजाज़त नहीं दे रहे और मतलब है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यकीन दहानी कराने के बावजूद इजाज़त जो है मनसूख की है? जी आपका ट्रंप कार्ड आपकी नजर में कोई और है, मेरी नजर में ट्रंप कार्ड कोई और है। अच्छा, मैं तो दूसरे जो असल ट्रंप कार्ड है मैं उनकी बात कर रहा था। अरे मेरे समझने में गलती हुई, माफ कीजिएगा, मेरी सादगी। नहीं, आपकी अपनी परसेप्शन है, मेरी अपनी परसेप्शन है। अच्छा, तो वो जो ट्रंप कार्ड अभी नहीं है तो उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होने की जो तस्दीक हुई, उसके बाद तो पीटीआई अब कहाँ जलसा कर सकेगी। मसला शेर अफजल खान मरवत गए, बानी पीटीआई से मिल के आए, खान साहब ने उन्हें कहा कि हाँ आप जाएं। शेर अफजल खान मरवत ने बाहर आकर कहा कि खान ने मुझे गले लगाया है। तो कोई जरूरत थी अलीमा खान साहबा को क्लैरिफाई करने की कि नहीं, उन्होंने तो सिर्फ हाथ मिलाया, उन्होंने गले नहीं लगाया और बाहर आकर ऐसी बातें न करें। यानी एक साउंड प्रॉब्लम। मैं किसी की जात पे बात नहीं कर रहा कि शेर अफजल खान मरवत ने क्या बात की या अलीमा खान साहिबा ने क्या बात की। मैं अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और उन प्रॉब्लम्स के होते हुए फिर आप एक बहुत बड़ा शो कैसे करेंगे। इंतजामिया अपनी जगह पे बरकरार। अब दूसरी बात रही कि क्या अली अमीन खान गंडापुर जुलूस लेके आएंगे। आज और कल अली अमीन खान गंडापुर बार बार कह रहे थे कि हमें कानूनी इजाजत दी गई है ये जलसा करने की। अब तो कानूनी इजाजत खत्म हो गई ना, अब तो वो जो एनओसी था वही कानूनी इजाजत थी, वो एनओसी कैंसिल हो गया। आपको याद होगा, आपके नाजरीन को भी याद होगा, एक बार इसी तरह परवेज खटक साहब भी आ रहे थे, वो वजीर आला थे, वो मोटरवे पे नहीं चढ़ सके थे क्योंकि चौधरी निसार अली खान उस वक्त के वजीर दाखिला ने वहाँ बाकायदा टीयर गैस करवाई थी। लेकिन वो हालात और थे। वो ट्रंप कार्ड उस वक्त एक्टिव था, ट्रंप कार्ड उनकी बैक पे था। अभी तो ट्रंप कार्ड नहीं है ना। नहीं, अच्छा मैं समझ गया, आप उस ट्रंप कार्ड की बात करें, चले मान लिया उसको ना, मगर मेरा सवाल जरा दूसरा है, मुख्तलिफ है। वो ये है कि पीटीआई की कमज़ोरी, बहुत सारे लोग कहते हैं जी उनका चले दोनों ट्रंप कार्ड नहीं है बकौल आपके, तो क्या वजह है कि हुकूमत इजाज़त नहीं दे रही है? उसको उसका मसला है कि अगर भाई वो लोग मोबिलाइज नहीं कर सकेंगे, लोगों को नहीं ला सकेंगे, तो करने दें जलसा।
देखिए हुकूमत मैं हुकूमत क्या समझना चाह रहा हूँ, आपने बड़ा अच्छा समझा दिया कि पीटीआई को क्या दिक्कतें दरपेश हैं, लेकिन हुकूमत को क्या मसला है कि भाई वो जलसा नहीं करने दे रहे। जी हुकूमत की अब मर्जी कमाल है। जब आप हुकूमत को तोड़ नहीं सकते, आप हुकूमत को टफ टाइम नहीं दे सकते, जब आप हुकूमत को एज सच आगे बढ़ के फ्रंट फुट पे चैलेंज नहीं कर सकते, फिर हुकूमत की मर्जी नंबर 1। नंबर 2, अभी हुकूमत कोई उसमें सेफ सेलिंग वाले मोड में तो नहीं आई। हुकूमत को तो अपनी प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 3, अगर ये एक जलसा दे दें, फिर कल को लाहौर में जलसा होगा, फिर परसों और जगह पे जलसा होगा। केपी में वो जलसे कर रहे हैं बाय द वे, आपको याद है स्वाबी में अभी 2 हफ्ते पहले जलसा हुआ था, मानसेरा में जलसा हुआ था। वो जो टर्फ उनकी अपनी है, जहाँ उनकी अपनी गवर्नमेंट है, वहां पर वो जलसे भी कर रहे हैं और जलसे उनके हम कट भी करते हैं। मुझे याद है अमीन खान गंडापुर चीफ मिनिस्टर, उनकी तकरीर उस दिन भी वो स्वाबी वाले जलसे में बड़ी बातें कर रहे थे। लेकिन बात यह है कि अब आप क्या इस पोजीशन में हैं कि आप फेडरल गवर्नमेंट को या पंजाब गवर्नमेंट को या बलूचिस्तान और सिंध गवर्नमेंट को डिक्टेट कर सकें थ्रू प्रेशर। वो पोजीशन अभी ना उनकी है और ये तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती ना गवर्नमेंट के पास एक ही चीज है, आज जिस बुनियाद पे 22 अगस्त का कल का एनओसी कैंसिल किया गया कि हालात खराब हैं, टेररिज्म का भी खतरा है, लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत के ज़हन में ये भी है कि रैलियां फिर शुरू हो जाएं, जलसे फिर शुरू हो जाएं, जो एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का इंप्रेशन मिल रहा है, या IMF के साथ जो $7 अरब $7+ बिलियन का जो एक रिकॉर्ड स्टाफ लेवल पर हो चुका है और वो बोर्ड ने मंजूरी देनी है। हुकूमत फिर उस लार्जर कॉन्टेक्स्ट में भी जरा चले हुकूमत के लार्जर कॉन्टेक्स्ट पर आते हैं और वो कहते हैं सियासत के बड़े मंजरनामे पे बात करते हैं, जलसे को छोड़ते हैं। ये बताइए कि हुकूमत आपके ख्याल में वाकई हुकूमत कर पा रही है? और बाद एक जो तासुर बड़ा मजबूत आ रहा है कि जी हर गुजरते दिन के साथ जो है हुकूमत गैर मकबूल से गैर मकबूल हो रही है, कि ज़ाहिर है कि आपने खुद तस्करा किया कि जी माशी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। सारी जो बड़े बड़े सियासी जो कभी इत्तेहादी हुआ करते थे, मौलाना इनसे नाराज़ हैं, जमात इस्लामी इनके सामने खड़ी है, PTI का गम तो है ही उनको। जी जब ये आए तो आज भी जिक्र हुआ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सैयद ने अपनी तकरीर में ये जिक्र किया कि डिफॉल्ट की बातें हो रही थी। जब ये गवर्नमेंट आई, पार्ट 1 जो था PDM गवर्नमेंट थी, तो डिफॉल्ट से बचाया मुल्क को। खुदा न खास्ता मुल्क श्रीलंका बनाने की ख्वाहिश थी, बहुत सारे लोग तकरीरें किया करते थे, नहीं हुआ श्रीलंका, मुल्क को बचाया। असल चैलेंज तो ये है कि आपने मुल्क को फिर लिफ्ट करना है, आप मुल्क को आगे लेके चलेंगे, और इस सिलसिले में तो हुकूमत इन चैलेंजेस के हवाले से अगर 100% या 50% कामयाब नहीं हुई किसी की नजर में, तो कम से कम डिफॉल्ट से बच गया, श्रीलंका मुल्क नहीं बना। ये सबसे बड़ी हुकूमत की कामयाबी है। नंबर 2, यही तो मसला है सारा कि जो सोशल मीडिया और जो एक इम्प्रेशन या नैरेटिव बिल्डिंग है, उसमें तो अभी भी वो जो ट्रंप कार्ड वाली पार्टी है वो तो बहुत स्ट्रांग है। सारा आज भी अपनी तकरीर में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सैयद साहब ने इस हवाले से भी बात की, जो तासर बनाया जाता है, ये तो बाकायदा 10 साल लगे थे इस तरह की नैरेटिव बिल्डिंग करने की, और ये वर्ड भी नैरेटिव का तो मैंने पहली बार उन सालों में सुना था। अच्छा प्राजा साहब, वक्त कम है, जाते जाते ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो नोक झोंक है उसे संजीदा लेना चाहिए या ऐसी फ्रेंडली फायर हो रहा है? जब तक PTI है, स्ट्रांग है, PTI का स्ट्रांग होल्ड है मुल्क में, ये सिर्फ नोक झोंक की हद तक रहेगा। अभी देखे ना, हम इसको मैं कैसे सीरियस समझूं कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं, चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं। एक दिन पीपल्स पार्टी कह दे कि हम पीछे हट रहे हैं, तो फिर तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट सस्टेन नहीं कर सकती ना। इसलिए नून लीग की अपनी मजबूरी है पीपल्स पार्टी के साथ चलने में, और पीपल्स पार्टी की अपनी मजबूरी है क्योंकि पीपल्स पार्टी को नून लीग की फेडरल गवर्नमेंट से फंड भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, सारा कुछ चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्राजा साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि वाकई पाकिस्तान की जो सियासत है बड़ी धमाका खेज सूरत हाल है इस वक्त, और पाकिस्तान को इस वक्त इत्तेदाल की, म्यान रवी की और सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। इसमें हमारे जो सियासी किरदार हैं किस हद तक कामयाब होंगे, ये एक सवाल है। आमिर ज़िया को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।